गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें आजमगढ़ के 6 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की घोषणा की। इसमें सदर विधानसभा क्षेत्र से अखिलेश मिश्र गुड्डू, गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से सत्येंद्र राय, मेहनगर विधानसभा क्षेत्र से मंजू सरोज, निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से मनोज यादव, दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र से कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा तथा लालगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद नीलम सोनकर को उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें कि विधानसभा के लिए 2 नए चेहरे हैं। निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से मनोज यादव तथा गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से सत्येंद्र राय। इसके अलावा अखिलेश मिश्रा गुड्डू 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने भाग्य की आजमाइश कर चुके हैं। कड़े मुकाबले में चुनाव हार गए और तभी से लगातार क्षेत्रों में जनसंपर्क बनाए हुए हैं। मेहनगर विधानसभा क्षेत्र से मंजू सरोज, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रहीं, 2017 के विधानसभा चुनाव में यह सीट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में चली गई थी, तो मंजू सरोज ने भाजपा का दामन पकड़ इस विधानसभा क्षेत्र से अपने भाग्य की आजमाइश की। हालांकि वह चुनाव हार गईं। कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा भी 2017 के विधानसभा चुनाव में दीदारगंज से अपना भाग्य आजमा चुके हैं। भाजपा ने इस बार फिर उन पर अपना दांव लगाया है। नीलम सोनकर को भाजपा ने लालगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। नीलम सोनकर लालगंज लोकसभा क्षेत्र में सांसद रह चुकी हैं। 2019 के चुनाव में वह पराजित हो गई थीं। जिले में अभी 4 विधानसभा क्षेत्रों की सूची आनी बाकी है। जो हमारे वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं आजमगढ़ की जनता के बीच में, सदर से श्री अखिलेश मिश्र जी को और मेहनगर से मंजू सरोज जी को और लालगंज से श्रीमती नीलम सोनकर जी को और इसी के साथ साथ दीदारगंज से कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी को और निजामाबाद से मनोज यादव को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए सभी अपने घोषित प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंच अखिल भारतीय प्रगतिशील छात्र मंच ने रेलवे एनटीपीसी में हुए धांधली के विरोध में किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि अखिल भारतीय प्रगतिशील छात्र मंच के बैनर तले अभ्यर्थियों ने अपने आवाजों को बुलंद करते हुए प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अखिल भारतीय प्रगतिशील छात्र मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि बीते दिनों रेलवे एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में हुए धांधली के साथ ही ग्रुप डी की परीक्षा में सीबीटी 2 जबरदस्ती सरकार द्वारा थोपने का कार्य किया गया, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि सरकार एक तो 2 साल में एक भी परीक्षा नहीं करा पाई और जब कराई तो उसमें भी धांधली किया गया। जब अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया तो पूरा देश देखा कि अभ्यर्थियों के साथ कैसा पुलिस ने व्यवहार किया। अभ्यर्थियों ने 8 सूत्रीय मांग राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें सीबीटी परीक्षा को रद्द करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। हम लोग आज अखिल भारतीय प्रगतिशील छात्र मंच के छात्र नौजवान सभी लोग आए हैं। मामला सिर्फ यही है कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने 35,000 एनटीपीसी और 1,03,000 के आसपास ग्रुप डी की भर्ती निकाली थी चुनाव के मद्देनजर, और उसको बोला था उन्होंने कि हम जुलाई में एग्जाम लेंगे और सितंबर तक भर्ती दे देंगे। लेकिन वो एग्जाम उन्होंने 2019 में नहीं लिया, 2020 में नहीं लिया, 2021 के आखिरी में एग्जाम लेते हैं और 2022 के जनवरी में उसका एक एनटीपीसी का रिजल्ट जारी करते हैं। रिजल्ट जारी करने के बाद जो झमेला खड़ा हुआ पूरे देश भर में
क्योंकि एनटीपीसी ने बोल रखा था कि जितना रिजल्ट, जितना वैकेंसी है उसका 20 गुना छात्र हम देंगे, लेकिन एनटीपीसी ने वो नहीं किया। छात्र इसकी अपनी आवाज उठा ही रहे थे कि उसी समय ग्रुप डी की भर्ती पर जो सरकार एक एग्जाम लेने वाली थी, उसमें वो अचानक से दूसरा एग्जाम भी उसमें घुसा दिया, CBT 2। ये सरकार जो 3 साल में एक एग्जाम नहीं ले पाई, वो अचानक से 2 एग्जाम लाद रही है। इससे छात्रों में भयंकर गुस्सा है। छात्रों ने माना कि ये सरकार सिर्फ परीक्षा पर परीक्षा लादना चाहती है और नौकरी नहीं देना चाहती है। एक तरफ सरकार NMP के तहत रेलवे को बेच रही है और ऊपर से परीक्षा पर परीक्षा लाद रही है। और उसी तरह हमारा सवाल है कि इस देश में ISO की एंट्री लेटरल एंट्री से हो रही है, बिना किसी एग्जाम के हो रही है, और जो 4th ग्रेड की नौकरी है उसमें अब 2 एग्जाम घुसा रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर इस देश के छात्र अपनी आवाज उठाया। उसके पहले उन्होंने ट्विटर पे आंदोलन किया, ईमेल के जरिए रेल मंत्रालय को भेजा, लेकिन इस पे असंवेदनशील पूरा रवैया अपनाए रखे। अंत में छात्रों ने अपनी आवाज उठाने के लिए रेल रोको अभियान चलाया। उस रेल रोको अभियान के बाद सरकार द्वारा, पुलिस के द्वारा ब्रुटैलिटी दिखाई गई, बिहार में दिखाया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों को उनके हॉस्टल में घुस के मारा गया, गालियां दिया गया, बैलेट से मारा गया, बंदूकों से ठोका गया और आंसू गैस से गोले दागे गए। इस तरीके से जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी सभ्य नागरिक ये नहीं कह सकता कि सरकार द्वारा ये जायज किया गया है। इससे हम सभी छात्र आक्रोशित हैं। जिस तरीके से दमन चल रहा है ये बिल्कुल घिनौना है, हम उसकी निंदा करते हैं। आजमगढ़ जिले की नगरपालिका परिषद मुबारकपुर में लाखों रुपए की लागत से बनाए गए पार्क की दयनीय हालत देख एक सामाजिक कार्यकर्ता ने उसकी साफ सफाई का संकल्प लिया। सामाजिक कार्यकर्ता आलोक सिंह राठौर ने अपने संसाधनों से इसकी सफाई की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह पार्क पूर्व में चेयरमैन डॉक्टर शमीम के कार्यकाल में बनाया गया था और लाखों रुपया खर्च हुआ, लेकिन नगरपालिका की लापरवाही की वजह से आज इस पार्क में इस कदर घास फूस हो गए हैं और गंदगी का अंबार हो गया है। उन्होंने इस साफ सफाई कर इसे अपना सौभाग्य बताया तथा कहा कि सामाजिक सेवा में प्रत्येक व्यक्ति को योगदान होना चाहिए। प्रत्येक लोगों को स्वच्छता पर खासा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गंदगी की वजह से तमाम बीमारियां फैलती हैं। आजमगढ़ NSUI व यूथ कांग्रेस ने प्रयागराज में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में DAV PG कॉलेज के सामने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि प्रयागराज जिले में रेलवे NTPC अभ्यर्थियों ने परीक्षा धांधली को लेकर प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस ने वहां छात्रावास व अन्य जगहों पर रह रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसको लेकर जिले में कांग्रेस यूथ व NSUI के कार्यकर्ताओं ने DAV PG कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन पुलिस को सौंपा। कांग्रेस यूथ शहर अध्यक्ष अमर बहादुर यादव ने कहा कि ये सरकार लाखों युवाओं को रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। परीक्षा में धांधली को लेकर जब छात्र प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। हमारी मांग है कि जांच कर दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं और छात्रों के ऊपर अन्याय करते रहते। जब से ये सत्ता में आए तब से ऐसा किया जा रहा है। ये नौकरी के साथ वादा करके आएगा तो हम लाखों युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ है। किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिला है। अगर रोजगार के नाम पर अगर वैकेंसियां निकाली गई हैं तो बस ढकोसला किया गया है, लॉलीपॉप दिया गया, पेपर कराए जाते हैं, लीक हो जाते, एग्जाम नहीं कराए जाते। अगर उसकी अगर गलत तरीका होता, अगर हमारी जायज सी मांगे, लोकतंत्र है, यहाँ पे स्वतंत्र भारत है, अगर हम लोग अपनी मांग को लेकर बैठते हैं तो उनको लाठियों से मारा जाता, मुकदमा लगा दिया। कहीं ना कहीं ये बहुत घिनौना अपराध है। इसकी हम छात्र संघ के यहाँ के तमाम छात्र नेता सभी इसकी। आपकी मांगे क्या है? हमारी ये मांगे हैं कि छात्रों के द्वारा NTPC और RRB द्वारा ग्रुप डी की जो भी वैकेंसी है उसमें अगर धांधली की गई, अगर छात्र मांग कर रहे हैं फिर से एग्जाम कराइए, उसकी जांच कराई जाए, उसमें जो लिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। आजमगढ़ जिले के रानीसराय पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष सहित 33 नामजद व 200 अज्ञात के खिलाफ सड़क जाम करने व तोड़फोड़ के मामले में दर्ज किया FIR। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के शाह खजुरा गांव निवासी सेना के जवान नागेंद्र यादव का शव मंगलवार को वाराणसी एयरपोर्ट से आ रहा था। शव यात्रा में शामिल होने के लिए युवा भी काफी संख्या में पहुंचे थे। कोटला नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस से शव पहुंचते ही सभी भड़क उठे थे। मौके पर मौजूद दरोगा भी आक्रोशित हो गए थे। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव भी पहुंचे थे। आक्रोशित लोगों ने राजमार्ग जाम कर दिया था। पत्थरबाजी में दरोगा की निजी वाहन के शीशे टूट गए थे। कुछ ही देर बाद पहले से आया सेना का वाहन पहुंचा और शव एम्बुलेंस से सेना वाहन में रखा गया, तब जाकर लोग माने। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी थी। पुलिस ने उप निरीक्षक फूलचंद भारती की तहरीर पर जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव पुत्र दुर्गा प्रसाद यादव निवासी
आहोपट्टी थाना कोतवाली सहित 33 नामजद व 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। आजमगढ़ डीएम अमृत त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट परिसर का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि कलेक्टर भवन के चारों तरफ साफ सफाई के दृष्टिगत जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी द्वारा कलेक्ट्रेट भवन परिसर से लगे हुए खाली जगहों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर के पिछले हिस्से से सटे खाली जमीन पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिए कि डीएफओ से मिलकर इन जगहों पर बैठने के लिए बेंच एवं प्रत्येक बेंचों के बीच नक्षत्र वाटिका लगवाएं। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा यह भी देखा गया कि कलेक्ट्रेट परिसर के पास दुकानदारों द्वारा ठेला लगाया जाता है, जिस पर जिलाधिकारी ने आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव एवं सिविल लाइन चौकी प्रभारी को निर्देश दिया कि यहां से ठेलों को अन्य निर्धारित स्थानों पर शिफ्ट कराते हुए खाली कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में यहां पर कोई ठेला नहीं लगने पाए। इसी के साथ ही कलेक्टर भवन के बेसमेंट में लगे पार्किंग एरिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वाहनों की पार्किंग हेतु पार्किंग साइनेज लगवाएं। कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ अच्छे प्रजाति के फूल एवं पौधे लगाने के लिए जिलाधिकारी ने जिला उद्यान अधिकारी को निर्देश दिया। इसी के साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर के दाहिने तरफ स्थित पानी की टंकी के परिसर की खाली जमीन को लैंडस्केपिंग कराने एवं बैठने के लिए बेंच एवं फूल पौधे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पौधों में लाइटिंग की व्यवस्था भी कराएं। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिए कि कलेक्ट्रेट परिसर के बाहरी हिस्से के पिलरों पर निर्वाचन आयोग के लोगों के साथ ही स्वीप का स्लोगन लगवाएं। आजमगढ़ जिले में शुक्रवार को आई जांच रिपोर्ट में 40 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को आई जांच रिपोर्ट में 40 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि जिले में अब तक कुल 19,058 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से 18,279 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 231 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। इस समय जिले में 548 सक्रिय मरीज हैं। 37 कोरोना संक्रमित मरीज अन्य जिले का होने के नाते स्थानांतरित कर दिया गया है, तो वहीं 9 ऐसे मरीज मिले जिनकी डबल आईडी थी, उनका नाम पोर्टल से हटा दिया गया है। आजमगढ़ जिले में चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारी व कर्मचारियों का आयुष रक्षा किट का होगा वितरण, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत आयुष मंत्रालय भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में ड्यूटी में लगे जनपद के समस्त फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, समस्त मतदान कर्मियों, पुलिस एवं होमगार्ड्स, समस्त राजस्व कर्मी, चिकित्सा अधिकारी, आशा, एएनएम, जीएनएम, चतुर्थ चिकित्सालय श्रेणी स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन तथा होम आइसोलेशन एवं कोविड-19 से संभावित लक्षणों वाले व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आयुष मिशन आयुर्वेद विभाग उत्तर प्रदेश के आदेश में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर अक्षय लाल द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए आयुष रक्षा किट का वितरण कराया जा रहा है। आयुष रक्षा किट सभी के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा। कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली आयुष रक्षा किट में च्यवनप्राश, आयुष काढ़ा, संशमनिवटी एवं अड़ू तेल आदि आयुर्वेदिक गुणकारी औषधियां सम्मिलित हैं। आजमगढ़ जिले के बैठौली बाजार के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, एक बाइक सवार युवक की मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के पगरा गांव निवासी 26 वर्षीय अरविंद कुमार गुरुवार की शाम बाइक से बैठौली बाजार सामान की खरीदारी करने के लिए गया था। वहां से लौटते समय सामने से आ रही दूसरी बाइक ने अरविंद की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में अरविंद की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने अपने कार्यालय में की जनसुनवाई, 31 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का थाना प्रभारियों को दिया निर्देश। बता दें कि शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में आए कुल 31 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने सभी थानों को निर्देश दिया कि जनसुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है, उनका समाधान समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें।
आजमगढ़ जिले में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस पर व्यापारियों को गलत तरीके से शांति भंग में पाबंद करने का लगाया आरोप। डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला महामंत्री सुवाल प्रसाद गौड़ ने बताया कि इस समय चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा जिले में व्यापारियों को शांति भंग की आशंका में पाबंद किया जा रहा है, जबकि व्यापारी को अपने व्यापार से मतलब है, उसको शांति भंग में आखिर कैसे पुलिस प्रताड़ित कर सकती है, जबकि व्यापारी किसी राजनीतिक दल का नेता नहीं है। इसके साथ ही व्यापारियों के लाइसेंसी असलहे को जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि कई ऐसे सराफा व्यापारी हैं जो पैसा लेकर सोना चांदी खरीदने के लिए जिले से बाहर आया जाया करते हैं। ऐसे में उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि व्यापारियों का उत्पीड़न जल्द से जल्द बंद किया जाए, नहीं तो व्यापारी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन देने का मेन मकसद ये है कि पुलिस विभाग जो है वो हम व्यापारियों को शांति भंग में एकदम चालान कर रही है। एक तरफ से जो भी व्यापारी हैं उनके वहाँ बोर्ड लगा हुआ, उनका नाम देख रहे हैं और उसके बाद उनके पिता का नाम पता लगा के और तुरंत जो है शांति भंग में उनका चालान कर दे रहे हैं। जबकि व्यापारी अपने दुकान से मतलब रखता है, न वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, न किसी राजनीतिक दल का वो प्रचार करने जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप उसको पाबंद कर रहे हैं, यह कोई तरीका तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि आप शांति भंग में उनको कीजिए जिनसे आपको यह आशंका हो कि इनसे शांति भंग हो सकती है। हम व्यापारियों को शांति भंग में बंद करने की क्या जरूरत है। दूसरी चीज यह है कि जो हमारे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, जिनको सोने चांदी का कारोबार करते हैं, उनको बाहर जाना और आना है, पैसा लेके जाते हैं और सोना चांदी लेके जाते हैं, और वह बार बार दबाव बना रहे हैं कि आप असलहा जमा कर दीजिए। असलहा का लाइसेंस मिला हुआ, हमको अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए लाइसेंस मिला हुआ है। अब वह जमा करा लेंगे, कहीं कोई दुर्घटना हो जाएगी तो कौन उसका जिम्मेदार होगा। तो हमारा माननीय डीएम साहब से यह निवेदन है कि इस तरीके से व्यापारियों का शोषण बंद कराया जाए, जबकि सरकार बार बार व्यापारियों को कोई भी बात होती है तो उनकी दिक्कत को दूर करने के लिए माननीय जिला अधिकारी एसएसपी महोदय हम लोगों को बैठक बुलाते हैं और हम लोगों की बात सुनते हैं। और यहाँ पुलिस विभाग चौकी और कोतवाली सबको शांति भंग में पाबंद कर रही है। तरीका अच्छा नहीं, इसको तुरंत जो है समाप्त किया जाए। ऐसा न हो कि व्यापारियों को मजबूर होकर उग्र आंदोलन करना पड़े, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी और व्यापारियों से उससे कोई मतलब नहीं है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। कांग्रेस के भावी प्रत्याशी रामानंद सागर एडवोकेट ने बैरीडीह में किया जनसंपर्क। कांग्रेस के भावी प्रत्याशी रामानंद सागर एडवोकेट सचिव जिला कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा 351 सुरक्षित लालगंज की ग्राम सभा बैरीडीह में जनसंपर्क करते हुए जनता से प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञाओं के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो वो केवल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ही होगा। गैर कांग्रेसी सरकारों ने प्रदेश को काफी खस्ता हाल कर दिया है। अगर कांग्रेस को सत्ता मिलती है और प्रियंका गांधी यहाँ की मुख्यमंत्री बनती है तो उत्तर प्रदेश का पूर्ण विकास होगा और महंगाई, भ्रष्टाचार आदि पर पूरी तरह अंकुश लग सकेगा। उनके साथ कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता राफे सोहराब, राकेश गुप्ता आदि भी मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा, गुंडा राज के खात्मे का प्रदेश में भाजपा को मिलेगा लाभ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जाहिर की है कि प्रदेश के गुंडा राज के खात्मे का भारतीय जनता पार्टी को पूरा लाभ मिलेगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। लालगंज में एक अनौपचारिक बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता योगेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि सपा बसपा के राज में गुंडों और माफियाओं का राज होता था, लेकिन प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश से गुंडा राज का पूरी तरह खात्मा कर दिया। इसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को अवश्य मिलेगा। इस अवसर पर कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।